Hello guys, so today we will continue chapter 7 glimpses of India. इसका फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट सेकंड कुर्ग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं पार्ट 1 के. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ. गोवान, ये गोवा का जो कल्चर है तो उसका ब्रेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा की लाइफ का. हाउ डू यू नो दिस, आप ये किस तरीके से जानते हैं? तो ये हमने चैप्टर में ही पढ़ा है. मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज बोल. कि जो मैरिजेस में गिफ्ट दिए जाते हैं गोवा में वो मीनिंगलेस हैं. जो स्वीट ब्रेड है बोल, उसका फुल फॉर्म है बोलिन हास, तो उसके बिना बिल्कुल मीनिंगलेस है. जस्ट एज ए पार्टी एंड ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे कोई पार्टी हो या कोई फेस्टिवल हो, कोई खाने का जो भी पार्टी वगैरह हो, वो अपनी चार्म खो देती है, यानी कोई अट्रैक्शन नहीं होता उसका बिना ब्रेड के. नॉट इनफ कैन बी सेड टू सम हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. सो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. तो एक बेकर एक गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, यानी जितना आप कहें उतना ही कम है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. जो घर की मालकिन है यानी जो लेडी ऑफ द हाउस है वो अपनी डॉटर की एंगेजमेंट पे सैंडविचेज जरूर प्रिपेयर करती है. केक्स एंड बोलिन हास आर मस्ट फॉर क्रिसमस. जो केक्स हैं और जो बोलिन हास है वो मस्ट है क्रिसमस के लिए और जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल. इसलिए जो बेकर की भट्टी होती है, फर्नेस होता है जो उसका ओवन होता है, उसका हीटर होता है, जो भट्टी बड़ी भट्टी होती है जिसके अंदर वो ब्रेड वगैरह बनाता है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है विलेज के लिए. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गोवा में ब्रेड इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ. हाउ डू यू नो दिस. तो गोवा की लाइफ का ब्रेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है. केक वगैरह ये सब कुछ जो जितने भी आइटम्स हैं ये सब ब्रेड से बनते हैं. तो गोवा की जो लाइफ है उसका ब्रेड काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है. Question number 3, take the right answer. What is the tone of the author when he say the following. तो ये नीचे इस चैप्टर के ही पार्ट दिए गए हैं, लाइंस दी गई हैं. सो हमें राइट आंसर टिक करना है इसमें कि टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही से द फॉलोइंग. तो ये सब जो ऑथर ने कहा है तब उसकी टोन क्या थी. टोन होता है द जनरल एटीट्यूड व्हेन राइटिंग या सिचुएशन और ए पैलेस. सो उसकी थीम क्या है, उसकी मूड क्या है, फील क्या है, स्टाइल क्या है, एटीट्यूड क्या है. सो ये टोन होता है उसकी उस टाइम थीम क्या थी. तो हमें नॉस्टैल्जिक, होपफुल एंड सैड, फनी, एंग्री, नॉटी, इन सब फीलिंग्स में से चूज़ करना है. नॉस्टैल्जिक होता है जो फीलिंग हैप्पी एंड आल्सो स्लाइटली सैड व्हेन यू आर थिंक दैट हैपन इन द पास्ट. जब पुरानी कोई चीज़ें याद आती हैं, जो पुरानी अच्छे दिन. होम सिकनेस यानी आपका पास्ट हो, आपका बचपन हो या कोई भी पुराना अच्छा टाइम हो, उसके बारे में जब कोई याद आती है तो आप थोड़ा खुश हो जाते हैं और थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं. स्लाइटली हैप्पी एंड स्लाइटली सैड. सो वो जो फीलिंग होती है उसे नॉस्टैल्जिक कहते हैं. होपफुल होता है जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग होती है, यानी फ्यूचर के बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हों आप कि फ्यूचर है वो अच्छा होगा. सो ये जो फीलिंग है कि फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा, सो ये जो फीलिंग है ये है होपफुल. सैड मीन्स दुखी होना. फनी मीन्स काफ़ी फ़नी थिंग होती है जो. नोटी मीन्स कुछ शरारती वगैरह चीज़. मैटर ऑफ फैक्ट जो फैक्ट होता है यानी समथिंग ऑफ ए फैक्चुअल नेचर, एक्चुअल ऑकरेंस यानी रियलिटी कुछ. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. जो थर्ड है यानी जो बैम्बू है उसकी जो हाथ के अंदर उसका बैम्बू होता है, उसे जब वो ज़मीन पे मारता है तो उसे एक साउंड आता है थर्ड का. एंड जिंगल, और उसने कुछ बैम्बू पे लगा रखा होता है जिससे जिंगल का साउंड आता है. सो द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. जो ट्रेडिशनल बेकर है उसके बैम्बू का जो थर्ड और जिंगल का साउंड होता है कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पैलेसेस. उसे कुछ पैलेसेस में गोवा के अभी भी सुना जा सकता है. तो ये नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है, सैडनेस है. तो ये अभी के बारे में है और ये फ्यूचर को देख के है कि ये सुना जा सकेगा, ये अभी भी सुना जाता है. सो ये जो टोन है ये होपफुल है.
सो ये नॉस्टैल्जिक और सैड नहीं है, ये होपफुल टोन है। सो होपफुल। क्वेश्चन नंबर 2, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि जो पिता हो वो अब जिंदा ना हो, पर उसका जो बेटा है वो अभी भी अपने जो फैमिली प्रोफेशन है, फैमिली का बिजनेस है, उसे कंटिन्यू कर रहा है। तो ये नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है, सैड है। तो ये सैड नहीं है क्योंकि जो बेटा है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। नॉस्टैल्जिक भी नहीं है क्योंकि पुरानी कोई याद नहीं है। तो होपफुल है ये, कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग है क्योंकि जो बेटा है वो भी कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस को, तो ये होपफुल है। I still recall the typical fragrance of those love। तो ये नॉस्टैल्जिक है क्योंकि इसमें पुरानी कुछ यादें हैं जो उसको अभी भी फील किया जा रहा है, तो उसको याद करके जो ऑथर है, राइटर है, वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। फीलिंग हैप्पी एंड स्लाइटली सैड व्हेन थिंक अबाउट थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। पुरानी कुछ यादें आती हैं जब। सो आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव। फ्रेग्रेंस है जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, अच्छी स्मेल। लव्स है जो ब्रेड होता है। आई स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी रिकॉल कर सकता हूँ या याद कर सकता हूँ द टिपिकल फ्रेग्रेंस, जो लव्स की या जो ब्रेड की टिपिकल फ्रेग्रेंस आती थी, वो एक खुशबू होती थी उसकी, उसको अभी भी मैं याद करता हूँ, याद कर सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ। तो मैं उसको अभी भी रिकॉल करता हूँ। ऑथर ये कह रहा है, तो ये नॉस्टैल्जिक है। फॉर द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब ये ऑथर है, ये अपने बचपन में कह रहे हैं कि अपने बचपन को याद करते हुए कि टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कि जो टाइगर है वो कभी अपने टीथ हैं उनको ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। जो गर्म चाय है वो दांत वगैरह सब साफ कर देती है, सब कुछ क्लीन कर देती है बिल्कुल अच्छे से। आफ्टर ऑल, सो ये जो है फीलिंग, ये नॉटी, एंग्री, फनी, तो ये फनी पार्ट है इसका, कि ये एक मजाकिया तरीके से, एक फ़नी वे में एक बात कही गई है, एक ह्यूमर है इसके अंदर। 5 cakes and bowling halves are a must for Christmas as well as other festival। तो ये कह रहे हैं ऑथर, अभी हमने पढ़ा था कि केक और जो बॉलिन हास, ये गोवा की एक रेसिपी है, डिश है, एक उनकी ब्रेड से बनती है ये। सो केक एंड बॉलिन हास हैं आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एंड एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो ये गोवा के अंदर मस्ट हैं क्रिसमस और जो दूसरे फेस्टिवल हैं उनके लिए। तो ये जो फीलिंग है ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये एक फैक्ट की बात है, एक ट्रू बात है। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है, तो ये एक रियलिटी है जिसे ऑथर लिख रहा है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दीज ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है, ये ट्रू बात है एकदम, और ये फैक्ट है कि जो बेकर और उसकी फैमिली है वो कभी भूखों नहीं मरते, यानी उन्हें खाने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे ऑलवेज लुक हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखते हैं। एंड प्रॉस्परस, और प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध दिखते हैं। पार्ट 2, कुर्ग। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। रेन फॉरेस्ट हैं जो बरसाती जंगल होते हैं जहाँ काफ़ी बारिश आती है, तो उन्हें रेन फॉरेस्ट कहते हैं। स्पाइसेस हैं मसाले। कॉफ़ी कंट्री यानी ऐसे गांव जहाँ कॉफ़ी की खेती होती है, फील्ड्स होते हैं कॉफ़ी के। सो कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक कॉफ़ी का गांव है जहाँ पे कॉफ़ी की फील्ड्स हैं, कॉफ़ी पैदा होती है वहाँ पे। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो ये कुर्ग है जो, ये एरिया काफ़ी फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। Drifted from means being carried along gently by air, यानी हवा से धीरे से बहकर आया हो। पीस ऑफ हेवन मन जैसे स्वर्ग का टुकड़ा हो। कोस्टल टाउन है जो सी एरिया का टाउन होता है, सी के किनारे पे हो जो। सो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो ये जो कुर्ग एरिया है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ये मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर है उनके बीच में पड़ता है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, ये एक स्वर्ग के टुकड़े की तरह है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। तो ऐसा लगता है कि वो ये अवश्य ही, यानी मस्ट, किंगडम ऑफ गॉड यानी जो भगवान का साम्राज्य है वहाँ से बहकर आया है। ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है। ये कुर्ग लैंड के बारे में बताया गया है कि काफ़ी सुंदर है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो इसे
स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है यहाँ पे। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन होते हैं जो हैविंग टू डू विद वॉर, यानी लड़ाके होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जिनके पूर्वजों ने, जिनके जो पूर्वज हैं उन्होंने कभी लड़ाइयाँ लड़ी हों, आर्मी में रहे हों। सो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स होती है जो अप एंड डाउन हिल्स होती हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ। इनहेबिटेड मीन्स जहाँ पे वो लोग रेजिडेंस करते हैं, लिव इन करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, सेटल्ड हैं। तो ये कुर्ग के बारे में बात हो रही है कि ये जो ज़मीन है, ये दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये ऊंची नीची पहाड़ियों की जो ज़मीन है, इज़ इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो एक प्राउड रेस है, यानी एक काफ़ी गौरवशाली जाति। रेस होता है कोई नस्ल, जाति। मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, जो एक रेस है इनकी, ये काफ़ी प्राउड है, काफ़ी गर्व वाले हैं इस इलाके में जो लोग रहते हैं। मार्शल मैन यानी वो लड़ाकों की जाति से हैं। ब्यूटीफुल वुमन, काफ़ी सुंदर महिलाएं हैं यहाँ की। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जानवर हैं यहाँ के। कुर्ग, तो ये कुर्ग हैं वो मार्शल मैन्स कैसे हैं, ये हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मार्शल के बारे में होता है कि मार्शल मीन्स हैविंग टू डू विद वार, ये मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। सो जो ऐसी जाति से हों, ऐसी रेस से हों, जिनके जो पूर्वज हैं वो लड़ाके रहे हों, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हों। कुर्ग और कोडगु, तो कुर्ग है उन्हें कोडगु भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ये घर है, यानी यहाँ पे होते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा ग्रीन रहने वाले एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी बरसाती जंगल, स्पाइसेस मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस यानी कॉफ़ी के पौधे, कॉफ़ी की खेती होती है यहाँ पे। और इस इलाके में सदाबहार वन होते हैं, जो रेन फॉरेस्ट हमेशा हरे रहते हैं, और मसाले होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और जो सदाबहार जंगल है यानी एवरग्रीन, हमेशा जो ग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, ऐसे जो रेन फॉरेस्ट हैं यानी जो बरसाती जंगल हैं, वो कुर्ग एरिया का, जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट है, उसका 30% कवर करते हैं, यानी 30% एरिया में ये इस टाइप से जंगल हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून का जब टाइम होता है उस दौरान, इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे कि जो विजिटर्स हैं, जो घूमने वाले ट्रैवलर्स वगैरह हैं, वो दूर ही रहते हैं यहाँ से। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। जो खुशी का महीना होता है, जो खुशी का सीज़न होता है, जॉय, सीजन ऑफ जॉय यानी हैप्पीनेस। तो जो हैप्पी टाइम होता है, जो घूमने फिरने का टाइम होता है, सीज़न होता है, कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। वो सितंबर से लेके मार्च तक चलता है। तो उस टाइम में यहाँ पे काफ़ी विजिटर्स आते हैं, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। द वेदर इज़ परफेक्ट। जो वेदर होती है उस टाइम पे काफ़ी अच्छी होती है, परफेक्ट होती है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है, अच्छी बारिश। द एयर ब्रीथेज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। इनविगोरेटिंग मीन्स होता है एनर्जेटिक। तो कॉफ़ी होता है वो काफ़ी एनर्जेटिक होती है। द एयर ब्रीथेज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। तो हवा के अंदर जो कॉफ़ी की स्मेल होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है, फील्ड्स होते हैं, उनके प्लांट्स होते हैं, तो एयर हवा है जो उसके अंदर उसकी स्मेल्स होती है, जो एनर्जेटिक स्मेल है। सो इनविगोरेटिंग मीन्स एनर्जेटिक। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम होते हैं जो बेस्ट, सबसे अच्छे। कैनोपीज मीन्स रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स। तो जो कॉफ़ी के पौधे होते हैं वगैरह, जो एस्टेट होते हैं, वहाँ पे एक छत बन जाती है एक टाइप से, जो ग्रीन हाइड कर लेते हैं उसको। सो उसे रूफ लाइक कवरिंग हो जाता है, वो एक छत की तरह से कवर हो जाता है एरिया। दैट फ्रॉम शेल्टर से। सो कॉफ़ी स्टेट यानी कॉफ़ी के जो खेत हैं, एरिया हैं, एंड कॉलोनियल बंगलोज, जो कॉलोनियल बंगलोज हैं, यानी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए बंगलोज थे, उन्हें कॉलोनियल बंगलोज कहते हैं। स्टैंड टक्ड होता है हिडन, उसके नीचे छिपे रहते हैं। ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो सबसे अच्छे जो कोने हैं यहाँ के, उन पे जो कॉलोनियल बंगले बने हुए हैं, और जो कॉफ़ी के स्टेट होते हैं, उनके जो प्लांटेशन होते हैं उसके नीचे छिपे रहते हैं वो।
द फियर्सली मीन्स काफ़ी एंग्रीली, गुस्से से। इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्स आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरब डिसेंडेंट, तो वो काफ़ी गुस्से वाले और इंडिपेंडेंट यानी स्वाधीन, जो स्वतंत्र लोग हैं, कुर्ग, तो ये जाति के बारे में बता रहे हैं, जो कुर्ग के लोग होते हैं यानी जो यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंडेंट, तो ये कह रहे हैं कि इनके जो पूर्वज थे तो ये ग्रीक्स और जो अरब्स हैं उनके डिसेंडेंट्स हैं, यानी उनके वंश से बिलोंग करते हैं, उनके इनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीक और अरेबिक रहे होंगे, पॉसिबली यानी काफ़ी संभव है ये बात। एज वन स्टोरी गोज, और ये एक कहानी कही जाती है, अब ये स्टोरी बता रहे हैं कि ये किस तरीके से ग्रीक और जो अरब हैं उनके डिसेंडेंट्स हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. जब अलेक्जेंडर थी यानी जिसे सिकंदर भी कहते हैं, तो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो इंडिया में आई थी आक्रमण करने के लिए, यहाँ पे अटैक करने के लिए। सो अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ, तो जब वो साउथ साइड से जा रहे थे, जो ये मैसूर और जो मैंगलोर है कर्नाटका साउथ में पड़ता है इंडिया के। सो अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, तो जो वो कोस्ट यानी जो सी के किनारे किनारे से चल के साउथ की ओर जा रहे थे, एंड सेटल्ड हियर, तो वो यहाँ पे सेटल हो गए। व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, तो उनका जब वापस जाना यानी अपना ग्रीक लैंड पे जब उनका वापस जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, यूनानी भी कहते हैं इनको, तो उन्होंने यहीं पे सेटल होना फिक्स किया, यानी यहीं पे सेटल हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रैवलिंग होती थी, उस टाइम पे जो आना जाना होता था वो घोड़ों पे या पैदल इस तरीके से होता था, तो इनका वापस वहाँ पे पहुँच जाना काफ़ी लंबा सफ़र था, तो ये पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यहीं पे सेटल हो जाना चाहिए। व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस जाना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी एक प्रैक्टिकल बात नहीं रही, संभव नहीं रहा। These peoples married amongst the locals and their culture is apparent in the marital traditions, marriage and religious rites. So वो जो लोग थे मैरिड अमोंगस्ट द लोकल्स, उन्होंने लोकल लोगों से शादी की, एंड लोकल जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनसे। एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट, और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अपरेंट है यानी दिखाई देता है, इन द मैरिटल ट्रेडिशन, जो उनके ब्याह शादियों के कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज वगैरह होते हैं। मैरिजेज मार्शल ट्रेडिशंस, मार्शल ट्रेडिशन मीन्स जो लड़ने की इनकी कला होती है, जो इनका युद्ध कौशल होता है, युद्ध की लड़ाई की कला होती है। मैरिजेज इनकी शादी के जो रीति रिवाज, एंड रिलीजियस राइट्स, और इनके जो धार्मिक रीति रिवाज वगैरह हैं, इन सब में उनका ग्रीक का जो अलेक्जेंडर्स हैं यानी ग्रीक का प्रभाव दिखता है स्पष्ट रूप से। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, तो जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उससे काफ़ी अलग है इनके जो रीति रिवाज हैं, इनका जो कल्चर है वो, तो इस पर जो ग्रीक है उनका काफ़ी प्रभाव दिखता है, ग्रीक और अरब का। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन, और जो अरब ओरिजिन की थियोरी है, ड्रॉ स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग, वो किस तरीके से कही जाती है, तो वो स्पॉट, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉर्ड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कॉडवास्ट, तो अरब ओरिजिन से जो कुरुक्स हैं उनको रिलेट किया जाता है किस रीजन से, ब्लैक कॉट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कॉडवास, तो जो कॉडवास हैं वो एक ब्लैक कोट पहनते हैं जो काफ़ी लंबा होता है, एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और उसकी जो वेस्ट की बेल्ट होती है यानी जो कमर बंद होता है, उसका कमर की बेल्ट होती है, वो एक कढ़ाई की होती है, उसके ऊपर डेकोरेशन होता है, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है डेकोरेशन, कढ़ाई की हुई, तो ये पहना जाता है उनके द्वारा, नाउन एज कूपिया, अब उसको कूपिया कहते हैं। इट रिसेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड कर्ड्स, तो ये काफ़ी मिलता जुलता है, रिसेंबल्स मीन्स काफ़ी जो उसमें मिलता जुलता हो, तो ये काफ़ी मिलता जुलता है द कूफिया से, वॉर्न बाय अरब्स एंड कुर्ड्स, जो अरब और कुर्ड्स पहनते हैं कूफिया, उससे काफ़ी रिसेंबल्स हैं, तो इस तरीके से उनसे रिलेट किया जाता है इसको। कुर्गी होम्स हैव ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ फेलो रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, तो कुर्गी का जो होम होता है, जो घर होते हैं तो वो काफ़ी अतिथि संस्कार वाले होते हैं, वो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी यानी वो अतिथियों का काफ़ी सम्मान करते हैं वो गेस्ट्स का, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलो रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और तो वो काफ़ी दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, तो वो काफ़ी याद करना और काफ़ी बताना, जो स्टोरी कहना, रिकाउंट मीन्स होता है टेलिंग ए स्टोरी, तो वो अपनी कहानियाँ सुनाना काफ़ी पसंद करते हैं।
टेल ऑफ वेलोर्स यानी टेल्स ऑफ वेलोर मीन्स यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है इसका, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। तो जो युद्ध की, वॉर की कहानियाँ होती हैं, करेज की, बहादुरी की, साहस की, तो इस तरीके से जो कहानियाँ होती हैं उसको सुनाने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है इनको। टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, इनके बेटों से रिलेटेड होती हैं स्टोरियाँ, इनके फादर से रिलेटेड होती हैं। तो ये सब जो स्टोरीज़ हैं ये इनको सुनाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडिया की, वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स बाय ब्रेवरी इन वॉर। तो वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हों, मीन्स मोस्ट डेकोरेटेड। तो उनमें से एक है ये इंडियन आर्मी की। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और जो पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के, आर द ओनली जनरल कैरियप्पा। तो इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे जनरल कैरियप्पा वाजे कोर्गी, तो वो भी इसी जाति से बिलोंग करते थे, इसी नस्ल से बिलोंग करते थे। वो एक कुर्गी थे, वाजे कुर्गी। इवन नाउ कोडवास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और अब की भी बात करें, अब प्रेजेंट की बात करें, इवन नाउ कोडवाज आर द ओनली पीपल, कोडवाज हैं, आर द ओनली पीपल इन इंडिया, वो केवल मात्र लोग हैं इस इंडिया के अंदर, यानी केवल कोडवाज को ही परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के उनको हथियार रखने की इजाज़त है, सिर्फ कोडवाज को। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो सिर्फ कोडवा ही ऐसी जाति है, ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया के अंदर बिना लाइसेंस के बंदूक वगैरह, जो भी फायर आर्म्स होते हैं जो बंदूक होती हैं या कोई पिस्टल हो या किसी भी तरीके से गन हो, तो बिना लाइसेंस के लिए, उसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। तो कोडवाज लोगों को बिना लाइसेंस के ये प्रोवाइड किए जाती हैं, उनको परमिशन है ये। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना वाटर पानी लेती है जो हिल्स एंड फॉरेस्ट हैं कुर्ग के, वहाँ से। महिसर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महिसर नाम से एक फ़िश होती है, काफ़ी बड़ी फ़िश होती है, ताज़ा पानी की मछली। अबाउंड इन दीज वाटर्स, और इस पानी के अंदर, जो कावेरी का पानी है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में अबाउंड होता है, लार्ज नंबर्स में या लार्ज अमाउंट में। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो महिसर फ़िश है वो मिलती है यहाँ पे। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर जो एक बर्ड होता है, डाइव फॉर देयर कैच, वो मछली पकड़ने के लिए डाइव लगाता है। वाइल स्क्विरल्स जो गिलहरियाँ होती हैं, एंड लंगूर्स, और जो लंगूर होते हैं, ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट, वो आधे खाए हुए जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश, जो पानी में खेल करते हुए, शरारत करते हुए, एंड द रिपल इफेक्ट, और जो रिपल इफेक्ट मीन्स लाइट मूवमेंट ऑफ वाटर, जो धीरे धीरे चलता हुआ पानी होता है वाटर। तो ये लंगूर वगैरह, गिलहरियाँ वगैरह वहाँ पे प्ले करते रहते हैं, खेलते रहते हैं वहाँ पे, और जो आधा खाया हुआ उनका फ्रूट वगैरह होता है वो शरारत करते हुए उस पानी में बहाते रहते हैं, छिपछपाते रहते हैं, स्प्लैश करते रहते हैं उसके अंदर, और जो धीरा चलता हुआ पानी है उसका रिफ्लेक्ट आता है, इफेक्ट आता है। रिपल इफेक्ट मीन्स लाइट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो धीरे चलता हुआ पानी है, उसमें ये जानवर वगैरह खेलते रहते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावस। महावस होते हैं जो एलिफेंट्स के उनके जो रखने वाले होते हैं, उनको कीप करते हैं जो। सो जो एलिफेंट्स का ओनर होता है, जो उससे काम कर वगैरह करवाता है, उसको महावत कहते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड, तो हाथी हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करते हैं नहाना। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर्स बाय देयर महावत, और उनके जो महावत होते हैं वो उनको नदी में नहाते हुए उनको रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं उनको। तो एक कुर्ग्स के बारे में, वहाँ के क्या लाइफस्टाइल है, वहाँ पे किस तरीके से रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं उनके, और उनकी जो फॉरेस्ट है और उनका जो भी है, तो उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कुर्ग्स के। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।